हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, यानी पैरामीशियम में जनन की प्रक्रिया। पैरामीशियम प्रोटोजोआ है और इसमें दो तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है। सामान्यतः इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समतुल्य एक प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन होता है जिसको कहते हैं कॉन्जुगेशन, संयुग्मन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस YouTube में जो मैं टॉपिक आपको बताऊंगी वो बताऊंगी कॉन्जुगेशन, संयुग्मन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और दो तरह के क्वेश्चन इसमें मेन आते हैं। एक तो आता है पूरा संयुग्मन किस प्रकार से होता है, और दूसरा जो इसी साल प्रश्न आया है वो क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। तो कुछ बच्चों ने क्या गलती करी है, जहां महत्व पूछा है तो महत्व के पॉइंट ना बता करके केवल प्रोसेस डिस्क्राइब कर दिया। तो प्रोसेस पूछा ही नहीं है, पूछा क्या है, महत्व। अगर महत्व या सिग्निफिकेंस पूछा है तो हमें क्या डिस्क्राइब करना है, उसका सिग्निफिकेंस ही बताना है, तभी हमें नंबर मिलेंगे। और अगर प्रोसेस पूछा है तब हमें उसका प्रोसेस बताना है। और अगर केवल पूछा है राइट अ नोट ऑन पैरामीशियम कॉन्जुगेशन, तो हम इसमें दोनों चीज डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्रश्न क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं दोनों चीजें कवर करूंगी कि पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया किस तरह से होती है, क्यों इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समतुल्य माना जाता है, लैंगिक जनन के समतुल्य माना जाता है। ठीक है, और इसके सिग्निफिकेंस क्या है। हमारे जो सिलेबस में जो पैरामीशियम की स्पीशीज है वो है पैरामीशियम कॉर्डेटम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं कॉन्जुगेशन। वैज्ञानिकों में इस चीज को लेकर के जो है मतभेद रहा। कुछ कहते हैं कि इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाए, जबकि कुछ कहते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि वास्तव में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहां से शुरू होता है, गैमेट फॉर्मेशन से, युग्मक जनन की प्रक्रिया से। और जो युग्मक बनते हैं वो मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। फिर दो युग्मक यानी मेल और फीमेल जो गैमेट है उनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है, और उस जाइगोट से शुरुआत होती है नए जीव की। जाइगोट के बाद में उसमें क्लीवेज होगा और पूरा प्रोसेस होगा। पर इस तरह का प्रोसेस इस कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में नहीं होता है, यानी गैमेट फॉर्मेशन, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, या मेल और फीमेल पैरामीशियम, ऐसा भी नहीं होता है ना। फिर लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समतुल्य क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको पता है पैरामीशियम कॉर्डेटम में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो माइक्रो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, जबकि मैक्रो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, सोमैटिक न्यूक्लियस। तो सोमैटिक न्यूक्लियस यानी कायिक केंद्रक जो इसकी काया का नियंत्रण कर रहा है, बाकी एक्टिविटीज का नियंत्रण कर रहा है, जबकि ये जो है माइक्रो न्यूक्लियस जो रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का बहुत अधिक रोल होता है कॉन्जुगेशन के टाइम पर। वो हम पूरा प्रोसेस इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है यहाँ हम देखेंगे, इस माइक्रो न्यूक्लियस जो बन रहा है, इस माइक्रो न्यूक्लियस का एक्सचेंज होगा, एक पैरामीशियम से दूसरे पैरामीशियम में माइक्रो न्यूक्लियस एक्सचेंज होंगे, और केवल इस एक्सचेंज होने के कारण एक्सचेंज होकर के फिर इनके मैक्रो न्यूक्लियस से कंबाइन होगा। तो इस प्रोसेस के कारण जो है इसको समतुल्य माना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो हम प्रोसेस जब पूरा समझेंगे तब हमें ये चीज और क्लियर होगी। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेप से। अगर सिचुएशंस फेवरेबल हैं, यानी अनुकूल अगर परिस्थितियां हैं, तो अनुकूल परिस्थितियों में जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन में क्या है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, अनुप्रस्थ द्विविभाजन के द्वारा होगा। लेकिन यदि कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, कैसी हैं, अनफेवरेबल है, तो ऐसे टाइम पर कभी कभी जो है ये कॉन्जुगेशन का मेथड अपनाया जाता है।
तो इस दौरान क्या होता है, दो पैरामीशियम अपना भोजन ग्रहण करना बंद कर देते हैं। सामान्यतः ये साइज में, जो नॉर्मल साइज है उससे साइज में थोड़े छोटे होते हैं, और अपनी ओरल खांच वाली जो जगह है उस साइड से दो पैरामीशियम आपस में संयुक्त हो जाते हैं। तो ये दो पैरामीशियम है जो आपस में संयुक्त हो गए। यहाँ पर आप देखें ओरल वाला जो पार्ट है वो डिसअपियर हो चुका है, क्योंकि कॉन्जुगेशन से पहले ये भोजन खाना बंद कर देते हैं, तो वो वाला पार्ट डिसअपियर हो गया। दो पैरामीशियम एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये दो क्या हैं, क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेंट्स। क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेंट्स। दो कॉन्जुगेंट्स आपस में फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद में यहाँ सिंपल बताया है, फ्यूज हुई परिस्थिति है, एक मैक्रोन्यूक्लियस है प्रत्येक में और एक में माइक्रोन्यूक्लियस है। तो यहाँ लिखा है टू पैरामीशियम फ्यूज एज कॉन्जुगेंट्स। दो पैरामीशियम आपस में कॉन्जुगेंट्स की तरह फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ आप देखें, मैक्रोन्यूक्लियस ऑफ ईच पैरामीशियम। दोनों पैरामीशियम या जो कॉन्जुगेंट्स हैं इनका मैक्रोन्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। ये डॉट डॉट करके दिखा रखा है, इसका मतलब ये जो दीर्घ केंद्रक है, मैक्रोन्यूक्लियस है, ये डिसअपियर हो जाता है। जबकि माइक्रोन्यूक्लियस जो है ये दो बार डिवाइड करता है। अब दो बार डिवाइड करता है तो एक बार डिवाइड करेगा तो एक से दो न्यूक्लियस बन गए, यहाँ पर भी दो न्यूक्लियस बन गए। दोबारा डिवाइड करेगा तो दो से चार बन जाएंगे, यहाँ भी दो से चार बन जाएंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पर, मैक्रोन्यूक्लियस तो डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर हो गया, जबकि माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड करता है दो बार, ट्वाइस। दो बार डिवाइड करने के परिणाम स्वरूप माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो एक से दो बने, दो से चार बन गए, ठीक है। अब इन जो कॉन्जुगेंट्स हैं, इन दो कॉन्जुगेंट्स में मैक्रोन्यूक्लियस डिसअपियर हो चुका है, और चार जो न्यूक्लियस है माइक्रोन्यूक्लियस, ये केवल किससे बने हैं, इस माइक्रोन्यूक्लियस के डिवीजन से ही बने हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रत्येक कॉन्जुगेंट में चार माइक्रोन्यूक्लियस बने। अब इन चार में से प्रत्येक कॉन्जुगेंट में तीन माइक्रोन्यूक्लियस डिसअपियर हो जाते हैं और केवल एक बचता है। तो यहां देखिए आप, 3 of 4 यानी चार में से एक जो है वो बचता है, बाकी तीन क्या हो जाते हैं, डिसअपियर। 3 of 4, चार में से तीन डिसअपियर हो जाते हैं, बचा कितना, केवल एक। तो यहाँ डायग्राम शो क्या किया गया है, दोनों कॉन्जुगेंट्स में केवल एक माइक्रोन्यूक्लियस बचता है, बाकी तीन जो है क्या हो गए हैं, डिसअपियर हो गए हैं। तो रिमेनिंग न्यूक्लियस डिवाइड्स अगेन बट अनइक्वली। अब ये जो एक न्यूक्लियस बचा है ये वापस डिवाइड करेगा, लेकिन अब की बार जो इसका डिवीजन है ये अनइक्वल डिवीजन है, असमान रूप से विभाजित होगा। असमान रूप से विभाजित होने के परिणाम स्वरूप अब इससे जो दो न्यूक्लियस बनेंगे, प्रत्येक में से एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा, एक छोटा न्यूक्लियस बनेगा। यहाँ आप देखें, एक बड़ा न्यूक्लियस बना है, एक छोटा। इसी तरह से यहाँ पर एक बड़ा न्यूक्लियस बना है, एक छोटा। अब इन ये जो न्यूक्लियस बने हैं बड़ी साइज के और छोटी साइज के, इनको नाम देते हैं प्रोन्यूक्लियाई। इनको पूरा माइक्रोन्यूक्लियस या मैक्रोन्यूक्लियस नाम नहीं दिया, क्या नाम दिया है, प्रोन्यूक्लियाई। क्या है ये, प्रोन्यूक्लियाई। साइज के अनुसार स्मॉलर एंड लार्ज प्रोन्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। एक छोटा और एक बड़ा प्रोन्यूक्लियाई बना है। अब यहाँ ये जो प्रोन्यूक्लियाई हैं, इनको एक तरह का गैमेट मान लिया गया है, अ टाइप ऑफ गैमेट। ये जो दो न्यूक्लियाई बने हैं, अनइक्वल डिवीजन से बने हैं, जो इनको क्या मान लिया है, प्रोन्यूक्लियाई। साइज के अनुसार स्मॉल एंड लार्ज प्रोन्यूक्लियाई, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, जो छोटा प्रोन्यूक्लियाई है, स्मॉलर प्रोन्यूक्लियाई है, उसको मेल प्रोन्यूक्लियाई माना है या मेल न्यूक्लियस मान लेते हैं, और जो बड़े साइज का है उसको फीमेल न्यूक्लियस मान लेते हैं। जैसा हमें पता है, ओवा लार्ज साइज का होता है और इमूवेबल होता है, अचल होता है, जबकि स्पर्म कैसा होता है, छोटी साइज का होता है और मूवेबल होता है। तो उसके आधार पर ही ये जो स्मॉल साइज का प्रोन्यूक्लियाई है, इसको क्या मान लिया, मेल गैमेट, ठीक है।
या मेल प्रोन्यूक्लियाई, और बड़ी साइज का जो है इसको क्या मान लिया, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। और यहां अब एक्सचेंज होगा। क्या एक्सचेंज होगा, ये जो स्मॉल प्रोन्यूक्लियाई है दोनों कॉन्जुगेंट्स के, ये एक्सचेंज होंगे। इस कॉन्जुगेंट का स्मॉल प्रोन्यूक्लियाई इस वाले कॉन्जुगेंट में आ गया, जबकि इस कॉन्जुगेंट का स्मॉल प्रोन्यूक्लियाई इस वाले कॉन्जुगेंट में आ गया। तो एक्सचेंज हो गया किसका, प्रोन्यूक्लियाई का। अब ये मूव कर रहा है तो इसको किसके समान मान लिया, मेल प्रोन्यूक्लियाई के। जबकि ये मूव नहीं कर रहा है तो इसको किसके समान मान लिया, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के। तो जिस तरह से गैमेट, दो गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, ठीक है, तो उस तरह से यहां पर देखें स्मॉल प्रोन्यूक्लियाई आर एक्सचेंज। स्मॉल प्रोन्यूक्लियाई का एक्सचेंज हुआ है, बड़ा वाला प्रोन्यूक्लियाई अपने अपने कॉन्जुगेंट में है। एक्सचेंज होने के बाद में ये जो स्मॉल प्रोन्यूक्लियाई है ये लार्ज प्रोन्यूक्लियाई के साथ में फ्यूजन करेगा, और फ्यूजन करने के परिणाम स्वरूप जो न्यूक्लियस बनेगा उस न्यूक्लियस को क्या नाम दिया है इसके अंदर, जाइगोट। ये फ्यूजन करते हुए दिखाया है। तो टू प्रोन्यूक्लियाई इन ईच कॉन्जुगेंट, दो प्रोन्यूक्लियाई जो प्रत्येक कॉन्जुगेंट में है, जिसमें से एक छोटा है और दूसरा बड़ा है। छोटा वाला जो प्रोन्यूक्लियाई है ये एक्सचेंज होकर आया है, ठीक है। तो टू प्रोन्यूक्लियाई इन ईच कॉन्जुगेंट्स यूनाइट्स एंड फॉर्म्स जाइगोटिक न्यूक्लियस, और इसके परिणाम स्वरूप जो न्यूक्लियस बना, इस न्यूक्लियस को नाम दे दिया जाइगोट। इस न्यूक्लियस को क्या नाम दे दिया, जाइगोट। तो ये क्या कहलाएगा, जाइगोटिक न्यूक्लियस। अब जो जाइगोटिक न्यूक्लियस है, इस जाइगोटिक न्यूक्लियस में जो आनुवंशिक पदार्थ है वो कैसा हुआ, एक्सचेंज होने के बाद में बना। यानी यहाँ पर जो आनुवंशिक पदार्थ है उसमें वेरिएशन होगा पहले जो ओरिजिनल चलकर आ रहा था उसके कंपेयर में, क्योंकि ये जो जाइगोट बना है ये बना है बाय द फ्यूजन ऑफ टू प्रोन्यूक्लियाई, दो प्रोन्यूक्लियाई जिसमें से स्मॉल प्रोन्यूक्लियाई जो है वो एक्सचेंज होकर के आया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जाइगोटिक न्यूक्लियस कहेंगे। और यहाँ आनुवंशिक पदार्थ जो है इसमें मिक्स होने के कारण बना है ये, ठीक है। तो ये हो गया जाइगोटिक न्यूक्लियस। अब जाइगोटिक न्यूक्लियस बनने के बाद में दो जो कॉन्जुगेंट पैरामीशियम है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो कॉन्जुगेंट्स सेपरेट्स, दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद में अब ये जो पैरामीशियम प्राप्त होते हैं इन्हें कहते हैं एक्स कॉन्जुगेंट्स, जो क्या कहलाएंगे, एक्स कॉन्जुगेंट्स। यानी ये जाइगोटिक न्यूक्लियस बनने के बाद में दोनों कॉन्जुगेंट सेपरेट हो गए। नाउ दीज कॉन्जुगेंट्स और पैरामीशियम्स आर नोन एज एक्स कॉन्जुगेंट्स। अब इसमें आगे क्या प्रोसेस होता है, ये एक्स कॉन्जुगेंट एक दिखाया है, तो अब यहाँ पर तो जाइगोटिक जो न्यूक्लियस है ये 3 बार डिवाइड करेगा। कितनी बार डिवाइड करेगा, 3। जाइगोट न्यूक्लियस डिवाइड्स 3 टाइम्स। एक बार डिवाइड किया 2 न्यूक्लियस बने, दूसरी बार डिवाइड किया 2 से कितने बनेंगे, 4। तीसरी बार डिवाइड करेगा तो 4 से कितने बनेंगे, 8। तो इस तरह से जाइगोटिक न्यूक्लियस कितनी बार डिवाइड कर रहे हैं, 3 बार। 3 बार डिवाइड करने के कारण कितने न्यूक्लियस बन गए, 8, जो 2 क्रम में व्यवस्थित दिखाए गए हैं। इन 8 जो न्यूक्लियस बने हैं इनमें से ये जो 4 न्यूक्लियस हैं, 4 जो ऊपर वाले न्यूक्लियस दिखाए हैं, ये 4 न्यूक्लियस मैक्रो न्यूक्लियस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है, दीर्घ केंद्रक। जबकि नीचे के जो 4 हैं इनमें से 3 डिसअपियर हो जाते हैं। 3 क्या हो गए, डिसअपियर। बचा कितना, केवल 1, और वो एक न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस बनाता है। क्या बनाता है, माइक्रो न्यूक्लियस। यहां देखिए आप, 4 बिकम्स मैक्रो न्यूक्लियस, 8 में से 4 बन गए मैक्रो न्यूक्लियस दीर्घ केंद्रक। 3 डिसअपियर्स, 3 डिसअपियर हो गए और एक बन जाता है माइक्रो न्यूक्लियस। तो आप यहाँ इस डायग्राम में देखें, ये क्लियर है। 4 जो है, ये ऊपर के जो 4 हैं ये बन जाते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। नीचे वाले 4 में से 3 डिसअपियर हो गए, डॉट डॉट दिखा रहा है टूटी हुई, डिसअपियर हो गए, और ये जो 4th है ये बन जाता है माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है, अब मैक्रो न्यूक्लियस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा।
और प्रत्येक बार जब माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है उसके साथ साथ में साइटोकाइनेसिस या पैरामीशियम भी डिवाइड करेगा। तो जैसे पहली बार जब ये डिवाइड हुआ माइक्रोन्यूक्लियस, 1 से 2 बनेंगे, ये 2 बने तो साथ में ये बीच में से खुद भी 1 से 2 पैरामीशियम बन गए। अब 1 से 2 पैरामीशियम बने तो प्रत्येक में 2-2 मैक्रोन्यूक्लियस चले गए, 4 थे ना, तो ये 2-2 चले गए और माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करने के बाद 1-1 दोनों में चला गया। फिर वापस से सेम प्रोसेस होगा, मैक्रोन्यूक्लियस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड्स अगेन, और माइक्रोन्यूक्लियस के डिवाइड होने के साथ साथ में पैरामीशियम भी डिवाइड होगा। तो जैसे यहाँ ये वापस डिवाइड हुआ, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड हुआ, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होने के साथ साथ में पैरामीशियम भी डिवाइड हुआ। तो ये माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो 2 माइक्रोन्यूक्लियस बन गए, अलग अलग पैरामीशियम में चले गए, और मैक्रोन्यूक्लियस जो 2 इसमें थे वो एक एक करके अलग अलग पैरामीशियम में चले गए। सेम यहाँ पर दिखाया है, यहाँ क्या लिखा है, माइक्रोन्यूक्लियस एंड पैरामीशियम डिवाइड ट्वाइस। माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, मैक्रोन्यूक्लियस खाली बराबर बराबर बन रहे हैं, तो माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, उसके साथ साथ में पैरामीशियम डिवाइड कर रहा है। 2 बार ये प्रक्रिया रिपीट हो रही है। एक बार रिपीट हुई तो ये मैक्रोन्यूक्लियस 2-2 बट गए प्रत्येक में, दूसरी बार जब रिपीट हुई तो मैक्रोन्यूक्लियस प्रत्येक में 1-1 चला गया, और माइक्रोन्यूक्लियस तो हर बार डिवाइड हो रहा है तो 1-1 इसमें पहुंच रहा है। इस तरह से टू फॉर्म 4 पैरामीशियम, यानी प्रत्येक जो एक्स कॉन्जुगेंट है उससे 4 पैरामीशियम बने, प्रत्येक एक्स कॉन्जुगेंट से, फ्रॉम ईच एक्स कॉन्जुगेंट 4 पैरामीशियम्स आर फॉर्म्ड, 4 पैरामीशियम बने प्रत्येक एक्स कॉन्जुगेंट से। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होती है किसकी, कॉन्जुगेशन की। अब यहाँ पर गैमेट किसको माना है, प्रोन्यूक्लियाई को, ठीक है, स्मॉल प्रोन्यूक्लियाई को मेल गैमेट मान लिया, और लार्ज जो इमूवेबल है उसको क्या मान लिया, फीमेल गैमेट। और जाइगोट किसको माना है, जब एक स्मॉल प्रोन्यूक्लियाई एक्सचेंज हो गया और उसने फ्यूजन किया, जहां वो जिस पैरामीशियम में गया था उसके मैक्रोन्यूक्लियस ये उसके लार्ज प्रोन्यूक्लियाई के साथ में, तो उसके परिणाम स्वरूप बनेगा वो जाइगोट है, ठीक है। और इस स्टेप के कारण ही इसको क्या माना जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समतुल्य माना जाता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, इसलिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसका, कॉन्जुगेशन का। एक बार हम वापस फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। कौन सी कंडीशन में होगा कॉन्जुगेशन, अनफेवरेबल कंडीशंस में। कौन सी कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में, या फिर कई बार अगर बाइनरी फिजन हो चुका है पैरामीशियम में, तो कई बार बाइनरी फिजन होने के बाद में पैरामीशियम को कायंत्रण की जरूरत पड़ती है। अगर ऐसा नहीं हो तो हो सकता है एक लिमिटेड टाइम के बाद में या लिमिटेड डिविजन्स के बाद में उसकी जनन क्षमता ही खत्म हो जाए, उसकी क्वालिटी ही खत्म हो जाए। तो इसीलिए उसको जरूरी होता है कि बीच बीच में, कुछ पीढ़ियों के बाद में बीच बीच में क्या कर ले, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कॉन्जुगेशन कर ले, ठीक है। तो 2 कॉन्जुगेंट फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद में मैक्रोन्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। माइक्रोन्यूक्लियस जो है ये 2 बार डिवाइड होता है, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, ठीक है। 4 बनने के बाद में 3 डिसअपियर हो गए, केवल 1 रह गया, 1 रह गया। ये जो 1 है अब ये अनइक्वली डिवाइड करेगा, एक बड़ा और एक छोटा, अनइक्वल डिवाइड होंगे तो इनको प्रोन्यूक्लियाई बोलेंगे। अब स्मॉल प्रोन्यूक्लियाई एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज करने के बाद में ये स्मॉल प्रोन्यूक्लियाई लार्ज प्रोन्यूक्लियाई के साथ में फ्यूजन करेगा। फ्यूजन के परिणाम स्वरूप जो केंद्रक बनेगा उसको जाइगोटिक न्यूक्लियस कहेंगे। जाइगोटिक न्यूक्लियस बनने के बाद में दोनों कॉन्जुगेंट्स अलग हो जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, एक्स कॉन्जुगेंट। एक्स कॉन्जुगेंट में जो जाइगोटिक न्यूक्लियस है 3 बार डिवाइड करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप 8 न्यूक्लियस बनेंगे। ये 8 बन गए, 8 में से 4 मैक्रो में कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 डिसअपियर हो जाएंगे, 1 माइक्रो बनाएगा। ये जो माइक्रो वाला है अब ये 2 बार डिवाइड करेगा, लेकिन ये 2 बार डिवाइड कर रहा है तो इसके साथ साथ में पैरामीशियम भी डिवाइड कर रहा है। तो पहली बार जब डिवाइड हुआ तो 2 जो पैरामीशियम बने इस माइक्रोन्यूक्लियस से, तो 2 माइक्रोन्यूक्लियस बन गए, प्रत्येक में चले गए, और ये माइक्रोन्यूक्लियस 2-2 बढ़ गए। फिर वापस जब डिवाइड हुआ तो अब यहाँ पर ये माइक्रोन्यूक्लियस से 2 माइक्रोन्यूक्लियस बनकर अलग अलग में चले गए, और पैरामीशियम में 2 में डिवाइड होगा तो एक एक मैक्रोन्यूक्लियस उसमें चला गया, ठीक है।
इस तरह से एक एक्स कॉन्जुगेंट से कितने पैरामीशियम बनेंगे? 4। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है कॉन्जुगेशन का। अगर प्रोसेस पूछा जाता है तो हमें ये बताना है, और अगर पूछा जाता है इसका सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस में हमें ये 3 पॉइंट करने हैं। सिग्निफिकेंस में कौन कौन सा पॉइंट आएगा? पहला पॉइंट आएगा रिजुवेनेशन। रिजुवेनेशन का मतलब क्या है? पुनर्यौवन, कायांतरण, पुनर्यौवन यानी दोबारा से युवा अवस्था में आना, दोबारा से युवा अवस्था में आना, रिन्यू होना, कायांतरण होना या कायाकल्प होना। कायांतरण शब्द सही नहीं रहेगा, कायाकल्प ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो रिजुवेनेशन कैसे होता है? जैसा भी मैंने बताया था, लगातार अगर पैरामीशियम में बाइनरी फिजन हो रहा है, कई जनरेशन तक पैरामीशियम में बाइनरी फिजन होने के बाद ऐसा माना जाता है कि उसके बाद में उसकी जनन क्षमता कम हो सकती है, और जनन क्षमता कम हो सकती है, साथ साथ में उसकी जो है कार्य करने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। कार्य करने की क्षमता घटती है, और कार्य करने की क्षमता को बनाए रखने के लिए जरूरी है उसमें क्या करना कि जो न्यूक्लियस है उसका कायांतरण होना। ठीक है, तो उसको नया बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है कि बीच बीच में क्या हो जाए? कॉन्जुगेशन हो जाए। तो जिससे क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल जो है वो रीयूनाइट होगा, और जेनेटिक मटेरियल रीयूनाइट होने के कारण क्या होगा? वापस से पुनर्यौवन और वापस से नई क्षमता जो है उसमें डेवलप होगी पैरामीशियम में। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? रिजुवेनेशन या पुनर्यौवन और कायाकल्प। दूसरा क्या है? न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन में आप यहाँ पर देखें, शुरुआत में जो कॉन्जुगेंट्स थे तो उसका मैक्रोन्यूक्लियस तो यहीं डिसअपियर हो गया। अब जो मैक्रोन्यूक्लियस बनेगा वो नया बनेगा। ये यहाँ इसके परिणाम स्वरूप बने हैं, जाइगोटिक न्यूक्लियस से के परिणाम स्वरूप बने हैं, तो पूरी तरह से नए बने हैं। और इसी तरह से जो माइक्रोन्यूक्लियस है, ये माइक्रोन्यूक्लियस भी अब किससे बना है? जाइगोटिक। ये जो जाइगोटिक न्यूक्लियस था, इस वाले से ये वाला माइक्रोस्कोप बना है। ये वाला माइक्रोस्कोप नहीं, माइक्रोन्यूक्लियस बना है, और बाकी आगे सब में जो माइक्रोन्यूक्लियस है इससे बनेंगे, जाइगोटिक वाले से के परिणाम स्वरूप बने हैं। तो दोनों तरह से, यानी मैक्रोन्यूक्लियस तो पूरी तरह से ही नया बना है, और माइक्रोन्यूक्लियस भी किससे बना है? जाइगोटिक न्यूक्लियस के परिणाम स्वरूप यहाँ है और इसके कारण आगे बने हैं। तो दोनों ही तरह के जो न्यूक्लियस है उनका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। क्या है उनका? रीऑर्गेनाइजेशन। तो न्यूक्लियस का रीऑर्गेनाइजेशन होने का मतलब है जनन क्षमता बढ़ेगी, जनन क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तीसरा क्या है? हेरिडिटरी वेरिएशन, आनुवंशिक विभिन्नता। अगर केवल बाइनरी फिजन होता जाता, अगर केवल बाइनरी फिजन होता जाता तो उसके परिणाम स्वरूप तो जो पैरामीशियम बनते वो क्लोन होते, बिल्कुल आइडेंटिकल ट्रू कॉपी, है ना, आइडेंटिकल कॉपी होते एक दूसरे की, कोई आनुवंशिक विभिन्नता उसमें नहीं आती। लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये जो प्रो न्यूक्लियाई एक्सचेंज हुए हैं, एक्सचेंज होने के बाद में इनके फ्यूजन के परिणाम स्वरूप जो जाइगोटिक न्यूक्लियस बना है, तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ है? एक्सचेंज हुआ है। एक्सचेंज होने के बाद में रीयूनाइट हुआ है, और इसका मतलब क्या है? इसमें हेरिडिटरी वेरिएशन आया है। क्या आया है? इसमें हेरिडिटरी वेरिएशन आया है, आनुवंशिक विभिन्नता आई है। तो आनुवंशिक विभिन्नता के लिए क्या जरूरी है? कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन का सिग्निफिकेंस अगर आता है तो हमें ये 3 पॉइंट लिखने हैं, रिजुवेनेशन, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन एंड हेरिडिटरी वेरिएशन का एक मेथड है कॉन्जुगेशन। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही चलता जाता तो क्या होता? उसमें कोई नयापन आनुवंशिकता में नहीं आता, कोई वेरिएशन नहीं आता। ठीक है, और एक लंबे समय तक बाइनरी फिजन होते रहने के कारण साइज भी पैरामीशियम की छोटी होती जाती, और अंततः हो सकता है जनन क्षमता उसमें खत्म हो जाती। तो अपने आप को दोबारा से जवान बनाने के लिए, कायाकल्प करने के लिए, हेरिडिटरी वेरिएशंस के लिए और न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही मेथड है, वो है कॉन्जुगेशन। ठीक है, और ये कब होगा? अनफेवरेबल कंडीशंस के टाइम पर। तो ये कंप्लीट होता है आपका टॉपिक कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम, मेथड एंड इट्स सिग्निफिकेंस। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।